Today I am discussing about the most important maxim which deal in the tortious liability, the damnum sine injuria and injuria sine damnum। हालांकि हमने पहले डिस्कस किया था जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट, जिसमें हमने उसकी डिफिनीशन को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को, उसके नेचर को एंड स्कोप को, और उसका डिस्टिंक्शन बिटवीन अ क्राइम, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने देखा था। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई टॉर्ट किसी पे अप्लाई होगा। क्या हर तरीके के नुकसान से उसको टॉर्ट मान लिया जाएगा या नहीं। इसी के लिए दो लीडिंग मैगजिम्स हैं, डेमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डेमनम। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैगजिम डेमनम साइन इंजूरिया। देखो, डैमेज विदाउट इंजरी, इसमें मैं आपको जनरली दोनों को अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो उसका मीन है डैमेज विदाउट इंजरी, यानी हमारा यहाँ कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आ जाता है इंजूरिया साइन डेमनम। अब इंजूरिया साइन डेमनम को अगर हम डील करेंगे तो इसमें हमें क्षति हुई है, हानि नहीं हुई, यानी हमें किसी भी प्रकार का डैमेज 1 रुपये का भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। यहाँ अब दो स्थितियाँ हैं, एक में हमारा लीगल राइट का वायलेशन होता है और दूसरे में हमारा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है पैसे का या किसी वस्तु का। ठीक, तो डेमनम साइन इंजरी का मतलब है डैमेज विदाउट अ लीगल इंजरी, और इंजरियस साइन डेमनम का मीन्स है लीगली इंजरी विदाउट अ डैमेज। कहूँ दोनों ही मैगजिम ये एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के विरोधाभास से इनको समझ सकते हैं। यानी जहाँ डेमनम साइन इंजुरी की हम बात करते हैं वहाँ हमारा लीगल इंटरेस्ट वॉलेट नहीं होता, जबकि हम इंजुरी साइन डेमनम की बात करते हैं वहाँ हमारा लीगल इंटरेस्ट वॉलेट होता है। अब इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। डिफिनीशन है कुछ इसको समझने के लिए, जैसे मैंने आपको सिंपली बताया उसी को इसने एक डिफिनीशनली या एक पैराग्राफ में इसको समझाने की कोशिश की है। डेमनम साइन इंजुरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी। The damage, yeah, means the damnum means a substantial harm, loss or damage in respect of money। कि ऐसा कोई भी डैमेज, लॉस या सब्सटेंशियल हार्म जो आपकी कंफर्ट, हेल्थ और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, उनको डैमेज करता है। तो ऐसे डैमनम को, ऐसे डैमेजेस को हम मनी से डील करते हैं, ना कि हमारे लीगल राइट से। Injuries means an infringement of right conferred by a law on the plaintiff or unauthorized interference with the plaintiff's right। और जबकि दूसरी तरफ इंजरी मीन्स एन इन्फ्रिजनमेंट, यानी ऐसा कोई भी उल्लंघन जो राइट्स हमें दिए गए हैं उनका, जो किनके द्वारा दिए गए हैं, हमें विधि के द्वारा दिए गए हैं, लॉ के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो कि प्लेंटिफ हम उस टाइम कहलाते हैं जब हम अपने राइट को क्लेम करते हैं। तो यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज इंटरफेरेंस करेगा हमारे लीगल राइट्स में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, या किसी भी ऐसे राइट्स में जिस पे हमें एक्सक्लूजन प्राप्त है, यानी हमारे सिवा उन राइट्स को कोई यूज़ नहीं कर सकता, या अगर वो कर सकता है तो अपने लीगल राइट्स का वायलेशन मतलब यूज़ करेगा, ना कि हमारे लीगल राइट्स को वायलेट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छोटा सा डिफरेंस हम जानेंगे इसके इंजरी होने की वजह से। अब इंजरी तो हमने जान ली। अब डेमनम साइन इंजुरिया मीन्स यानी डैमेजेस दैट इज नॉट कपल विद एन अनऑथराइज इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिफ्स लॉफुल राइट्स, यानी प्लेंटिफ के लॉफुल राइट्स का इंटरफेरेंस नहीं किया अनऑथराइज। द मेयर फैक्ट दैट, ये सिर्फ और सिर्फ ये कहलाता है कि दैट अ मैन सफ़र अ लॉस बाय एन एक्ट ऑफ पर्सन गिव्स इट इटसेल्फ नो कॉज ऑफ एक्शन। यानी समझो, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने, हम अपने हाथ में सामान लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और वो ऐसा है कि अगर गिर गया तो टूट जाएगा, समझ लो कोई ब्रेकेबल आर्टिकल है, जैसे कोई कांच का गिलास है, हम लेकर चल रहे हैं, वो भरा हुआ है, और किसी ने बाय मिस्टेकली हमसे वो टकरा गए, हम उससे टकरा गए, वो गिर के टूट गया, तो हमें यहाँ पैसों का, वस्तु का तो नुकसान हुआ, लेकिन हमें किसी भी लीगल राइट्स का वायलेशन यहाँ नहीं दिखता। इन केस ऑन द पॉइंट इज अ नंबर ऑफ स्टीमशिप कंपनी, यानी कुछ स्टीमशिप कंपनीज जो थी कंबाइन टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ समझौता करती हैं, कंबाइंड होती हैं, एंड ड्रॉप द प्लेंटिफ्स कंपनी आउट ऑफ अ ट्री कैरिंग ट्रेड।
अब वो क्या करती हैं, प्लेंटिफ की कंपनी को डुबा देती हैं, जो भी ट्रेड करती थी चाय से संबंधित, उसको उसके ट्रेड को वो डुबा देती हैं आपस में मिलकर, बाय ऑफरिंग अ रिड्यूस फ्रीट। देखो, इनका एक बड़ा डॉक का काम था इन स्टीमशिप कंपनियों का, यानी जहाज़ों पोत बंदरगाहों का ये काम करती थी, जहाँ पे ये करती हैं अपना जो किराया है वो कम कर देती हैं। और प्लेंटिफ से, इससे प्लेंटिफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स थे प्लेंटिफ के, वो सारे कहाँ चले जाते हैं, इन स्टीमशिप कंपनियों के पास, जो कि मिलकर उसकी कंपनी को डुबाना चाह रही थी। तो यहाँ पर हाउस ऑफ द लॉर्ड ये कहते हैं कि द हाउस ऑफ द लॉर्ड हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड नो कॉज ऑफ एक्शन। प्लेंटिफ के पास अपना कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। क्यों? एज द डिफेंडेंट हैड बाय लॉ फुल मील्स एक्टेड टू प्रोटेक्ट एंड एक्सटेंड देयर ट्रेड एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट। भले ही उनकी इलविल हो, लेकिन यहाँ पे डिफेंडेंट्स लॉफुल मीन्स से कार्य कर रहे थे, यानी मिल के वो चाहे अपना फ्रीड कम कर लें, ख़त्म कर दें, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दें, यानी अपना किराए को कुछ टाइम के लिए रोक दें, इससे किसी को नुकसान होता हो, लेकिन वो अपने लॉफुल बिजनेस साइट का यूज़ कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये बात कही और प्लेंटिफ के क्लेम को इसलिए नकार दिया क्योंकि उसको किसी भी तरीके लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा था, भले ही उसको करोड़ों रुपए का डैमेज हुआ हो, है ना, नुकसान हुआ हो। हमने ऊपर पढ़ा था ना, उसने इंटरफेरेंस तो किया ना, लेकिन ये अनऑथराइज इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपने लीगल प्रॉफिट्स को, अपने बिजनेस टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टीमशिप कंपनियों ने क्या करा, प्लेंटिफ की कंपनी को डुबाया। कैसे? मिलके अपना उन्होंने क्या करा, रिड्यूस कर दिया फ्रीट। फ्रीट कहलाता है किराया, जो पोत बंदरगाहों पर किराया लगता है उसे फ्रेट कहलाते हैं। द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड नो कॉज ऑफ एक्शन। अब इससे हाउस ऑफ लॉ ने क्या किया, तुम पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज इसलिए नहीं होता, सॉरी, तुम्हारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, क्योंकि वो अपने लॉफुली काम कर रहे थे और अपने बिजनेस को बचाने के लिए, उसको फैलाने के लिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। एक अनदर केस है मेयर्स एंड ब्रेंटफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल। बहुत ही मज़ेदार केस है। इसमें क्या होता है, जो मिस्टर पिकल होते हैं ना, मिस्टर पिकल क्या करते हैं, एक प्रपोजल रखते हैं मेयर्स एंड ब्रेंटफोर्ड कॉर्पोरेशन के पास कि वो उसकी लैंड को, उसकी ज़मीन को ख़रीद ले, लेकिन ब्रेंटफोर्ड इस प्रपोजल को मना कर देते हैं और इस मना करने पे पिकल को बड़ा गुस्सा आता है। वो क्या करता है, अच्छा मेरी ज़मीन नहीं खरीदोगे तुम, तो जो अपनी ज़मीन पे क्या करता है, वो गड्ढा कर लेता है और जो अंडर वाटर होता है उसको ख़राब कर देता है। ठीक है, गड्ढा करके उसको ख़राब करता है, लेकिन ये जो कार्य वो कर रहा था वो अपनी ही ज़मीन पे कर रहा था। तो यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड को लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि पिकल जो है अपने लॉफुल राइट्स का यूज़ कर रहा है, भले ही उसकी कितनी ही इलविल मोटिव पीछे हो, लेकिन ही हैज़ अ राइट टू एक्ट ऑन हिज लैंड इन एनी मैनर दैट ही सो प्लीजेज हिम। तो एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। पिकल वॉज अनॉयड बाय द रिफ्यूजल ऑफ ब्रेंटफोर्ड कॉरपोरेशन टू परचेज हिज लैंड फॉर देयर वाटर अंडरटेकिंग। अब यहाँ पर अब मैंने बता ही दिया आपको कि वो गुस्सा हो गया था कि ब्रेंटफोर्ड ने उसकी लैंड को परचेज करने से मना कर दिया था वाटर अंडरटेकिंग के लिए। आउट ऑफ स्पाइट, इसके बावजूद ही सेंक अ शाफ्ट ऑन हिज लैंड, यानी एक डिंग उसमें शाफ्ट बना लेता है, जिससे क्या होता है, विच हैड द इफेक्ट ऑफ डिस्कलरिंग एंड डिमनाइजिंग द वाटर ऑफ कॉरपोरेशन। इससे जो कॉरपोरेशन के पास जो पानी जा रहा था वहाँ से गुजर गया, अंडर वाटर जो पानी जा रहा था वो डिस्कलर हो जाता है, डिमनाइजिंग हो जाती है, इसमें उसमें वो प्रिक्लोटेड हो जाता है, विच परकुलेटेड थ्रू हिज लैंड, जो कि उसकी ज़मीन से गुजर के जाता था। तो यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड held that the action of Pickle was unlawful and no matter how ill his will, ill his motive might be, he had a right to act on his land in any manner that so pleases। अब यहाँ पे भी क्या हुआ था, डैमेज तो मेयर्स एंड कॉरपोरेशन को बहुत हुआ था, लेकिन वो कुछ कह सकती नहीं थी। क्यों? उसको जो नुकसान हो रहा था
वो पिकल के अपने लॉफुल राइट्स के यूज़ करने पे हो रहा था, लेकिन वो ऐसा कार्य अपनी ही ज़मीन पे कर रहा था। ये उस टाइम के लॉ हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिया गया है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपके नज़रिए अलग हैं, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट्स हो गई हैं। अब हम रीज़नेबल क्राइटेरिया को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। तो ये मत सोचना कि उस टाइम जो फैसला हो गया वो बदल नहीं सकता या वो सही था। वो उस टाइम के नज़रिए के हिसाब से सही था, लेकिन आज जो नज़रिया हम उसको भी देख कर चलेंगे। दूसरा जो उसमें मैगजिम है, इंजुरिया साइन डैमनम में मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, यानी यहाँ पे हमें लीगल राइट्स का वायलेशन होता है और डैमेज कुछ भी नहीं होती, एक पैसे की भी नहीं होती। इट मीन्स अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ। In this, there is no need to prove that as a consequences of an act of the plaintiff has suffered any harm. The only thing which has to be proved is that the plaintiff's legal right has been violated. There is a injury. There is a injuria. तो इसमें एक बहुत ही प्रमुख कह सकते हैं कि लॉ स्टूडेंट को शुरू में पढ़ाया जाता है, एक एशबी वर्सेस वाइट। वैसे तो और भी लीडिंग केसेस हैं, लेकिन अब मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, एशबी वर्सेस वाइट। 1703 का ये केस है, और ये इस मैगजिम को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। इसमें इन दिस केस A was wrongfully prevented by the returning officer from exercising his vote at the parliamentary election. No loss was suffered by A because the candidate for whom he wanted to vote got elected by a huge margin. यहाँ पे समझो कि A वोट देने जाता है, लेकिन वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर से रोक देता है उसके वोट डालने से, लेकिन उसको कोई हार्म या लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जिसको वो जिताना चाह रहा था वो कैंडिडेट अच्छे मार्जिन से जीत गया था। लेकिन यहाँ पर गौर देने वाली बात है कि A would has recovered damage on the ground that he has a legal right to vote was violated by the returning officer. तो यहाँ पे उसको पॉलिटिकल, इसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इम्यूनिटी है हर एक सिटीजन को, जो कि मेजर है, ठीक है, अ साउंड माइंड है। A would have recovered damage on the ground that his legal right to vote was violated by a returning officer. तो यहाँ पे उसको अपने राइट के विरुद्ध जो वायलेशन हुआ है उसको पूरा पूरा डैमेज लेने का अधिकार है यहाँ पे, क्योंकि इसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही मैगज़ीन अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैं क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, किस तरह से इसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, एनहेंस कर सकता हूँ इसकी क्वालिटीज़ को, और जिससे आपको सही से समझ में आए कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।